हेलो स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? SNI। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में। तो फर्स्ट हमने पढ़ा एडिशन रिएक्शन, ठीक है। फिर हमने देखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। यानी एडिशन रिएक्शन में भी थ्री पार्ट था, इलेक्ट्रोफिलिक फ्री रेडिकल और न्यूक्लियोफिलिक। उसी तरह सब्स्टिट्यूशन में भी थ्री पार्ट था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यानी कि नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो क्या है? नेक्स्ट रिएक्शन इलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो हम आज स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जिसका नाम होगा इलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो इलिमिनेशन रिएक्शंस होते क्या है, नाम से ही इंडिकेट कर रहा है कि ये इलिमिनेट करेगा, कोई ग्रुप जो होगा या एटम जो होगा उस सबस्ट्रेट से इलिमिनेट करेगा, इसीलिए इसको इलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वह सबस्ट्रेट जिसके पास एक लिविंग ग्रुप हो, ठीक है, जिसके पास लिविंग ग्रुप हो और यानी ग्रुप और एटम उसमें इलिमिनेट होते हैं। और जब तुमको पता है कि अगर दो ग्रुप इलिमिनेट होंगे एक पाई बॉन्ड बनेगा, यानी कि सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स का यहाँ फॉर्मेशन होगा। हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो सेचुरेटेड कंपाउंड्स होगा। सेचुरेटेड कंपाउंड्स का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होगा। तो सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड की तरफ हम मूव करेंगे, यानी कि ये जस्ट रिवर्स होगा किसका? एडिशन रिएक्शन का। एडिशन रिएक्शन में हमने देखा था कि अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड की तरफ जा रहे थे, यानी जो हमारा रिएक्टेंट था वो अनसेचुरेटेड था और जो प्रोडक्ट था वो सेचुरेटेड बना। यहाँ जस्ट रिवर्स होगा, हमारा जो सबस्ट्रेट होगा वो सेचुरेटेड होगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो अनसेचुरेटेड बनेगा। तो हम फर्स्ट हेडिंग डालेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे हेडिंग डालो इलिमिनेशन इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक। इलिमिनेशन रिएक्शन, ये इलिमिनेशन का मतलब ही हो गया क्या? रिमूव होगा कोई एटम और ग्रुप। तो आप लिख सकते हो इसका, अगर डिफिनीशन की बात करें तो लिख सकते हैं क्या? एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन इन विच atoms or groups of atom remove from adjacent carbon to form unsaturated molecules is termed as elimination reaction। तो कह रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन, वह केमिकल रिएक्शन जिसमें एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिमूव होगा किससे? फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन टू फॉर्म अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल, उसी को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो इसमें सपोज करो कि हमारा ये कार्बन है, ये ठीक, ये एक दूसरा कार्बन है, ठीक। अब यहाँ पे लगा है ये Y और ये X, ये जो ग्रुप है वो हमारा Y ग्रुप है और ये है X ग्रुप। यानी कि इलिमिनेशन रिएक्शंस में होगा क्या कि ये जो दोनों ग्रुप होंगे वो क्या होंगे? बाहर निकलेंगे, ठीक। ये जो दोनों ग्रुप हैं X एंड Y बाहर निकले तो इसके बीच क्या बन गया? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये इस तरह से हुआ। तो इलिमिनेशन रिएक्शन मैंने वही लिखा कि वो ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम रिमूव होते हैं और एक क्या बनता है? अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स बनता है, एल्कीन बनेगा या एल्काइन बनेगा। उस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं क्या? इलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम बात करें कि ये एक्स और वाई क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है।
यानी एक्स और वाई, अगर हम बात करें एक्स और वाई में, तो एक जो होगा वो लिविंग ग्रुप होगा और एक जो होगा वो हाइड्रोजन एटम होगा। बात को ध्यान दें, ये एक्स और वाई क्या क्या हो सकते हैं। एक्स और वाई में कोई भी एक लिविंग ग्रुप होगा, और लिविंग ग्रुप का कंसेप्ट हमने पिछले लेक्चर में दिया है कि लिविंग ग्रुप किसको बोलते हैं। यानी कि वह ग्रुप जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके डिपार्ट्स हो किससे, सबस्ट्रेट से, उसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं। यानी इस एक्स और वाई में कोई भी एक लिविंग ग्रुप होगा और एक हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें वेयर, तो लिख सकते हो यहाँ पे वेयर, वेयर एक्स एंड वाई, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है। ये एक्स की जगह तुम हाइड्रोजन भी लिख सकते हो। यानी कि एक्स जो होगा हमारा, सपोज करो ये एक लिविंग ग्रुप हुआ, लिविंग ग्रुप, और वाई जो होगा वो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम। ठीक, या अगर वाई को यहां भी लिख सकते हो, एक्स को यहां भी लिख सकते हो, एक्स यहां है तो वाई यहां हो जाएगा। यानी रिवर्स, कहीं भी कोई जुड़ा रहे। यानी एक्स को हमने बोला कि ये लिविंग ग्रुप है और वाई को हमने बोला हाइड्रोजन है, तो ये एक्स और वाई को हमने डिनोट कर दिया। ठीक, अब ये लिविंग ग्रुप में क्या क्या हो सकता है, अगर हम बात करें एक्स में, तो एक्स में यहाँ पे देखो, एक्स जो होगा वो क्या हो सकता है, तो एक्स जो होगा लिविंग ग्रुप हमारा हेलोजन फैमिली का हो सकता है। ठीक है, एक्स जो है हमारा वो OH हो सकता है। ठीक है, एक्स जो होगा वो एसीटेट हो सकता है। एक्स जो होगा वो हमारा टर्सरी एमाइन हो सकता है। ठीक है, एक्स जो होगा वो हमारा सल्फोनिक एसिड हो सकता है, सल्फोनेट हो सकता है। ये जो लिविंग ग्रुप है, तो एक्स वेरी कर सकता है, बट एक जो होगा वाई जो होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन ही होगा। यानी कि अगर हम बात करें एलिमिनेशन रिएक्शंस में, तो एक जो होगा वो हमारा लिविंग ग्रुप होगा, और इस लिविंग ग्रुप में ये हो सकते हैं मेनली, बहुत सारे और लिविंग ग्रुप हैं लेकिन मेनली यही यहाँ हम देखेंगे। और वाई क्या हो सकता है, हाइड्रोजन। ये कोई जो है कि एक्स यहीं जुड़ा है, वाई यहाँ, यहाँ भी एक्स हो सकता है, यहाँ वाई हो सकता है। ये ऐसे भी लिख सकते हो कि इस पे एक्स और यहाँ पे वाई। ठीक है, ये कोई जो है कि यहीं पे फिक्स होगा, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो ये है क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन का कंसेप्ट। यानी कि वह रिएक्शन जिसमें दो ग्रुप डिपार्ट्स होते हैं, और देखो यहाँ पे क्या हुआ, दो सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो एक पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सिंगल बॉन्ड ब्रेक होकर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और पाई बॉन्ड्स क्या होता है, वीक होता है, तुमको पता होना चाहिए। तो हमारा जो सबस्ट्रेट था इस स्टेबल से ये अनस्टेबल की तरफ जा रहा है, बन तो रहा है बट अनस्टेबल की तरफ जा रहा है। इसीलिए ये जो रिएक्शन कराते हैं वो हम हाई टेम्परेचर पे होता है। यानी कि इलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे करते हैं, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या होता है, एनर्जी देना पड़ता है। ये इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसलिए ये हाई टेम्परेचर पे करते हैं। तो इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन एक दूसरे में कंपटीटर है, बात को समझो। इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन जो है वो एक दूसरे के कंपटीटर होते हैं। कहीं इलिमिनेशन होगा तो सब्स्टिट्यूशन भी होगा, आगे हम देखेंगे कैसे ये होता है। तो यहाँ पे अगर कुछ की पॉइंट्स है तो लिख सकते हो इलिमिनेशन के केस में। तो की पॉइंट्स क्या है, तो हेडिंग डालो की पॉइंट्स, जो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट जो की पॉइंट्स होगा तो क्या लिखोगे, इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन occurs at high temperature, high temperature, high temperature generally 60 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, इट इज ए
इंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, ये क्या है, इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड कंपाउंड, सेचुरेटेड मॉलिक्यूल molecule converted into unsaturated unsaturated saturated molecule converted into unsaturated, ठीक है, ये हुआ, यानी कि सेचुरेटेड जो होंगे वो किसमें, अनसेचुरेटेड में कन्वर्ट होते हैं। रिएक्शन जो होता है इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है और हाई टेम्परेचर पे होता है। तो फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो, टू ग्रुप्स आर departed out of two one group is one group will be one group, two groups are departed out of two, one group will be hydrogen atom, one group will be hydrogen and another will be living group, टू ग्रुप्स डिपार्ट होंगे, आउट ऑफ टू में वन जो होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, लिविंग ग्रुप, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट लिख सकते हो, इट इज ए रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, इट इज ए रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन का रिवर्स होता है। सिक्स पॉइंट क्या हो सकता है, ए स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बिटवीन a strong competition between elimination reaction and substitution reaction, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है। तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे जब इसके डिटेल में जाएंगे। तो ये जो था की पॉइंट्स जो है वो क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शंस का है, जो आपको देखना है, ध्यान में रखना है। तो इसको नोट डाउन कर लो, ओके, नोट डाउन कर लिए। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहां हेडिंग क्या होगा, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। जनरली टू टाइप्स के होते हैं। यहां पे बात करें तो ये फर्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन, और इसी को बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन। दूसरा अगर हम बात करें सेकेंड टाइप का, तो ये होता है बीटा एलिमिनेशन,
ये जो बीटा एलिमिनेशन है वो फर्दर डिवाइड है किसमें, 3 पार्ट्स में। ये होता है फर्स्ट इसमें E1 इलिमिनेशन, फर्स्ट जो होगा E1 इलिमिनेशन। सेकेंड जो होगा यहाँ पे वो होगा E2 इलिमिनेशन। ठीक, और जो थर्ड होगा इसमें वो होगा E1 CB इलिमिनेशन। E1 CB इलिमिनेशन। तो देखो यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं, अल्फा इलिमिनेशन मेनली, और इसको बोलते हैं 1-1 इलिमिनेशन, बीटा इलिमिनेशन बोलते हैं इसको बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं, और 1-2 इलिमिनेशन। ठीक, ये 1-1 इलिमिनेशन, इसको 1-2 इलिमिनेशन। ये जो बीटा एलिमिनेशन है फर्दर सब डिवाइडेड है किसमें, E1 एलिमिनेशन में, E2 एलिमिनेशन में, और E1 CB एलिमिनेशन में। ठीक है, ये है। अब देखो ये जो होता है वो लिस्ट कॉमन होता है, और ये जो होता है मोस्ट कॉमन, ये देखा गया है मोस्ट कॉमन होता है। यानी कि तुमको जो होगा वो मेनली यही मिलेगा, ये बहुत ही कम मिलेगा। इसका एक दो ही एग्जाम्पल है जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपको इसका पता भी नहीं होगा। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे बताऊंगा क्या होता है। तो ये था टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अल्फा को हम पहले डिस्कस करेंगे, तो इसको उतार लो कॉपी पे। ओके, अब हम देखेंगे अल्फा एलिमिनेशन किसको बोलेंगे। ठीक, तो फर्स्ट हेडिंग डालो अल्फा एलिमिनेशन। फर्स्ट जो होगा वो होगा अल्फा एलिमिनेशन, और इसी को बोलते हैं क्या, 1-1 एलिमिनेशन। ठीक, तो देखो इसमें होता क्या है। अल्फा एलिमिनेशन का मतलब मैंने बताया कि एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 ग्रुप डिपार्ट्स होते हैं। यानी कि अल्फा एलिमिनेशन में जो 2 ग्रुप डिपार्ट्स होंगे वो एक ही कार्बन यानी सेम कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप डिपार्ट्स होंगे। यानी कि 2 ग्रुप में एक हाइड्रोजन मैंने बताया और एक लिविंग ग्रुप, यानी कि जो हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप एक ही कार्बन पे अटैच होंगे और दोनों निकल जाएंगे। ठीक है, तो उस तरह से जो एलिमिनेशन होता है उसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसी अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन भी रिलीज होगा और उसी अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप भी जा रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन या 1-1 एलिमिनेशन। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन in which two atom or groups of atom removed removed from the same carbon atom same carbon atom is termed as alpha elimination or 1-1 elimination or 1-1 elimination। यानी कि वह एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें जो 2 ग्रुप डिपार्ट्स होंगे वो क्या होंगे,
रिमूव हो गए सेम कार्बन एटम से, तो उसी को बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन और 1-1 एलिमिनेशन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल देखो, रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, reaction of chloroform in the presence of a strong base, ब्रैकेट में लिख लो NaOH या KOH, strong base is an example of to form reaction of chloroform in the presence of a strong base to form carbene is an example of अल्फा एलिमिनेशन। ये मैं बता चुका हूं जब क्या रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 पढ़ाया था, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का जो लिया था तो वहां पे कार्बेन का फॉर्मेशन कैसे होता है उसमें हमने इंक्लूड किया था। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे इसको एक बार और देखते हैं क्यों इसको अल्फा बोलते हैं। तो देखो बेटा, ये है कार्बन एटम क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये हमारा हाइड्रोजन अटैच हुआ, ये एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन और ये तीसरा क्लोरीन। इसका रिएक्शन किससे हो रहा है? Na प्लस एंड OH माइनस बेस से। ठीक, ये OH है, OH एक्ट एज ए बेस, यानी कि OH क्या करेगा? इस नेगेटिव चार्ज को अपने पास लेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे आएगा क्या? नेगेटिव चार्ज। ठीक, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, अब ये H लिया, यानी क्या बन गया? यहाँ पे H2O रिमूव हो गया मीडियम में। ठीक, अब क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए ये Cl बाहर निकल जाएगा, Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, तो क्या बन जाएगा? Cl, इसी को बोलते हैं क्या? डाइक्लोरोकार्बिन, यानी ये क्या है? डाइक्लोरोकार्बिन। ये हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट में भी बताया था। तो ये है हमारा अल्फा एलिमिनेशन, बहुत ही लिस्ट कॉमन होता है, केवल आपको जानना है कि अल्फा एलिमिनेशन होता क्या है। अब हम आएंगे क्या? बीटा एलिमिनेशन पे, यानी कि बीटा एलिमिनेशन को देखेंगे कि बीटा एलिमिनेशन होता क्या है। इसको छाप लो, ठीक है। अब हम देखेंगे बीटा एलिमिनेशन। ठीक, अब हेडिंग डालो, सेकंड जो है वो हमारा है बीटा एलिमिनेशन, और इसी को बोलते हैं 1-2 एलिमिनेशन। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे जो दो डिपार्टिव ग्रुप होगा वो एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन से डिपार्ट होगा, तो वहां पे क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन। तो लिख सकते हो व्हेन टू डिपार्टिंग ग्रुप when two departing group departs from adjacent carbon, then beta elimination take place। जब टू डिपार्टिंग ग्रुप जो होगा वो क्या होगा? डिपार्ट करेगा एडजेसेंट कार्बन से, तो बीटा एलिमिनेशन टेक प्लेस होता है, वहां पे बीटा एलिमिनेशन होगा। ठीक है, देन बीटा एलिमिनेशन
विल टेक प्लेस। ठीक है, ये होता है। तो वहां पे मैंने देखा अल्फा एलिमिनेशन में दोनों जो डिपार्टिंग ग्रुप था, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, वो क्या था, रिमूव होते एक ही कार्बन से। यहाँ पे जो दो ग्रुप रिमूव होगा वो दो डिफरेंट कार्बन से, यानी एडजेसेंट कार्बन से होगा। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये है हमारा सी, ये है हमारा, ये हुआ। ठीक है, ये जो है वो लिविंग ग्रुप अटैच है और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड। ठीक है, ये लिविंग ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है। तो ये जो लिविंग ग्रुप जो अटैच होता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को, चाहे इधर कार्बन हो या इधर कार्बन हो, इसको बोलते हैं बीटा कार्बन। क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। तो जिस जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप अटैच्ड हो, जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप अटैच्ड हो, उस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो इसको हम अल्फा और बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। यानी वो क्या था, अल्फा एलिमिनेशन। इसको हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। अगर इसको 1 मानते हो, ये 2 होगा, यानी इसको 1-2 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो बीटा एलिमिनेशन कह रहा है कि व्हेन टू डिपार्टिंग ग्रुप डिपार्ट्स फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, देन बीटा एलिमिनेशन विल टेक प्लेस। तो यहाँ पे क्या होगा, जो दो डिपार्टिंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन, वो डिपार्ट हो रहा है किससे, एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन से, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं और 1-2 एलिमिनेशन भी बोल सकते हो। तो ये जो डिपार्ट्स होगा तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी ये मोस्ट कॉमन है एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। और इसी में हम देखेंगे E1 कब होगा, फिर E2 कब होगा और E1 CB कब होगा। ठीक है, अब हम आएंगे किस पर, एक हम ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू यानी कि जैसे मूवी बनती है तो मूवी का पहले क्या होता है, टीजर रिलीज होता है, फिर उसका ट्रेलर आता है, फिर बाद में मूवी आती है। तो हमारा ये अभी स्टार्टिंग पॉइंट्स है। तो हम अब देखेंगे क्या, इस पूरे एलिमिनेशन यानी बीटा एलिमिनेशन का टीजर रिलीज कर रहे हैं, यानी कि उसका क्या क्या, तुमको क्या क्या उससे मिलेगा आगे, उसको हम देखेंगे। यानी ये तुम्हारे लिए सस्पेंस रहेगा कि ऐसे आगे क्या क्या होगा, जैसे मूवी में होता है। तो हम फिर देखेंगे इसको, इसका टीजर क्या हो सकता है, यानी कि एक कॉमन व्यू क्या है तीनों पे। अल्फा 1 यानी कि बीटा एलिमिनेशन में हम बोल रहे हैं कि E1 कब होगा, E2 कब होगा और E1 CB कब होगा। ठीक है, अब देखो बेटा, ओके, एक टीजर आपको दिखाता हूं। सपोज करो ये हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक, ये है, ये X लगा है, ये, ठीक है, एक सिंपल X क्या है, लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है। ठीक है, अगर हम बात करें E1 की, 1 बाय 1 हम करेंगे, पहले हम इसका टीजर देख लें थोड़ा। अगर हम बात करें E1 की, ये सबस्ट्रेट है। तो E1 में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले ये X जो होगा वो डिपार्ट्स होगा, यानी कि लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, जैसे सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा था। ठीक है, यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने देखा था सेम यहां भी वही होगा। सब्स्टिट्यूशन में कौन सा, SN1 में। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होगा कि ये जो लिविंग ग्रुप है वो डिपार्ट्स हुआ। ठीक, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकला, यानी कि ये लिविंग ग्रुप, ये X जो है वो बाहर निकल गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि बेस लिखते हैं, इसको हम B से डिनोट करते हैं। बेस क्या करता है, ठीक, बेस जो होगा उसके एडजेसेंट कार्बन पे जो प्रोटॉन्स होंगे, हाइड्रोजन एटम होगा, उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा।
बात समझे कि नहीं? यानी कि फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, E1 के रूप से अगर जाएगा तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो बी है वो इस प्रोटॉन को या इस प्रोटॉन किसी को किसको लेगा आगे देखते हैं। ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और इनके बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा कार्बन, ये दो हाइड्रोजन इस पर अटैच कर दो, ठीक। अब इनके बीच क्या बन गया, डबल बॉन्ड, ये H और ये H। तो ये E1 का कंसेप्ट हुआ, ये E1 रिएक्शन हुआ। सेकेंड देखते हैं E2 में क्या होता है। तो SN2 को याद करो, SN2 में क्या था, वन स्टेप रिएक्शन था। E2 भी जो होगा वन स्टेप रिएक्शन होगा। E1 टू स्टेप रिएक्शन हुआ, ठीक है, टू स्टेप, यानी फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन का जनरेशन, सेकेंड स्टेप में बेस प्रोटॉन का एक्सट्रैक्शन। वहां पे क्या था, न्यूक्लियोफाइल था, तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करता था। यहाँ पे बेस का यूज करेंगे और ये बेस क्या करेगा, बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को लेना। मैं बता चुका हूं हर चीज को कि कब हम उसी को बेस बोलेंगे, कब हम उसी को न्यूक्लियोफाइल करेंगे बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे E2 एलिमिनेशन में क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल होगा यहाँ पे बेस जो होगा प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और उसी टाइम एक्स भी जो है वो बाहर निकलेगा। कैसे, तो देखो यहाँ पे ये हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ठीक, ये C, ये हमारा क्या है, ये लिविंग ग्रुप है, X, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। इसमें भी देखो क्या होगा, ये जो बेस है लोन पेयर है, ये जो बेस है ये प्रोटॉन को खींचेगा, फर्स्ट प्रोटॉन खींचेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो ये देखो क्या बन गया, ये H C, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे H C और ये H और ये H, एल्कीन बन गया। ये हो गया E2 के थ्रू। अगर हम बात करें E1CB, थर्ड क्या है, E1CB, CV का मतलब कॉन्जुगेट बेस, CV का मतलब क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस। ये भी टू स्टेप प्रोसेस होगा, ठीक है। क्या क्या होगा इसमें, देखो ये H हो गया, ये C हो गया, ये H हुआ, ये H हुआ, ठीक, ये हमारा सबस्ट्रेट हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप है, ये हाइड्रोजन अटैच है। अब ये देखो बेस है, बेस क्या करेगा, लिविंग ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन को, कार्बन से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम बेस की बात करें तो ये बेस हुआ, ठीक, ये बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अपने पास खींचेगा और जब अपने पास खींचेगा तो देखो क्या बन गया, ये H हो गया, ये C, इस पर है नेगेटिव चार्ज, ठीक, ये H हुआ, ये C H H, ये X, लिविंग ग्रुप अटैच है। यही तो हुआ कॉन्जुगेट बेस। इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ, ये हुआ, इसी को बोलते हैं CB, कॉन्जुगेट बेस। किसका, इस एसिड का। अब ये कॉन्जुगेट बेस बना, अब क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज इधर माइग्रेट करेगा और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और जब लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो ये क्या था, एक टीजर हमने रिलीज किया, E1 E2 E1CB। आपको ये क्लियर हो गया, ये टू स्टेप है, कार्बोकेटाइन बनता है, ये वन स्टेप है, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, साइमल्टेनियस रिएक्शन होगा, कंसर्टेड रिएक्शन होगा, यानी कि प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन और लिविंग ग्रुप का बाहर जाना दोनों साथ साथ होगा। E1CB में इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा और ये बनेगा, यानी कि ये कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बनेगा। तो ये था क्या, E1 E2 और E1CB के बारे में एक क्या हमने उसको आपके सामने रखा कि आप उसको समझिए। नेक्स्ट हम इसी में देखेंगे, फर्स्ट जो डालेंगे वो क्या है, E1 रिएक्शन, ठीक है, E1 रिएक्शन।
ओके, तो इसमें देखो E1 रिएक्शन में इलिमिनेशन इलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, इसको हम E1 से डिनोट करते हैं। इलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। बात से ही ये वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये रिएक्शन जो होगा यूनिमॉलिक्यूलर, यानी किसी एक पे डिपेंड करेगा, या तो बेस पे या तो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन। फर्स्ट पॉइंट तो यही क्लियर हो गया, क्योंकि नाम जो होता है ना हर इंडिविजुअल का, वो कुछ ना कुछ इंडिकेट कर देता है। तो E1 यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर, यानी कि इसका जो रेट होगा वो किसी एक ही पे डिपेंड करेगा। वो किस पर डिपेंड करेगा आगे हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, अगर हम बात करें E1 रिएक्शन का, E1 रिएक्शन जो होगा वो मेनली तुमको कहाँ कहाँ मिल सकता है, या E2 ही मान लो, तो तुम्हारा एल्किल हैलाइड्स में मिल सकता है, एल्कोहल चैप्टर में मिल सकता है। यही मेनली जो दो होते हैं वहां पे हमको एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलता है। बाकी तो अदर है, बट मोस्ट कॉमन जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो वहां पे एल्किल हैलाइड्स और एल्कोहल में देखेंगे। अब देखो होता क्या है E1 में अगर हम बात करें, तो हम अगर एल्किल हैलाइड्स की बात करें, तो E1 जस्ट कंपेयर होता है SN1 से। E1 जो SN1 में तुमने पढ़ा है ना, सेम वही E1 भी है। डिफरेंस कहाँ है उसको हम डिनोट करेंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो E1 और SN1 दोनों पैरेलल रिएक्शंस होते हैं, दोनों पैरेलल रिएक्शंस होते हैं। तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन E1 है कौन SN1 है। कैसे बताएंगे, जब हमको कंडीशन दिया रहे तब। तो ध्यान देने की बात है, माइनर डिफरेंस होता है, पूरी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। तो E1 और SN1 एक दूसरे के कंपटीटर हैं, उसी तरह E2 और SN2 एक दूसरे के कंपटीटर, समझे। हर जगह कंपटीशन है, चाहे वो आप पढ़ाई के फील्ड में ले लो या केमिस्ट्री में ही ले लो, ये एक दूसरे से कंपीट भी करते हैं। तो सब्जेक्ट के अंदर भी कंपटीशन है, कब E1 होगा, कब SN1 होगा, कब E2 होगा, कब SN2 होगा, उसको हम लोग वन बाय वन आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें इलिमिनेशन रिएक्शन की E1 की, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे इलिमिनेशन ऑफ elimination of elimination of hydrogen and halogen, elimination of hydrogen and halogen, इसी को हम टर्म को बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, तो लिख सकते हो elimination of hydrogen and halogen from 3 degree alkyl halide 3 degree alkyl halides or sometime 2 degree alkyl halide 2 degree alkyl halides in the presence of weak base and heat to form alkene is termed as E1 elimination reaction।
तो ये है एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन, उसी को दोनों को मिक्स करके बोलते हैं डी, मतलब डिपार्ट होना हाइड्रोजन का और हेलोजन का। तो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन फ्रॉम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स और समटाइम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस एंड हीट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है E1 के लिए, वीक बेस एंड हीट टू फॉर्म एल्कीन इज टर्म एज E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस E1 एलिमिनेशन रिएक्शंस का जो की पॉइंट्स है वो क्या है, वीक बेस एंड हीट। जबकि वहां पे SN1 की बात किया था हमने, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल को कंसीडर किया था, तो वही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बेस की तरह काम करेगा। बात को ध्यान दो, वही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अब बेस की तरह काम करने लगेगा। और बेस और न्यूक्लियोफाइल में बेसिक डिफरेंस क्या है कि बेस एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, बेस का काम है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, और न्यूक्लियोफाइल का काम है कार्बन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करना। ये मैं न्यूक्लियोफाइल जब पढ़ाया था तो उसमें डिटेल आपको बताया था कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन बेस और न्यूक्लियोफाइल। एक ही मॉलिक्यूल, एक ही स्पीसीज, कभी वो बेस की तरह काम करता है और कभी वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। यानी कि अगर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो अटैक करेगा कार्बन डिफिशिएंट सेंटर पे, यानी कार्बोकेटाइन पे, और यदि वो बेस की तरह काम करेगा तो प्रोटॉन को खींचेगा। और यहां पे देख रहे हो एलिमिनेशन रिएक्शंस में कि बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को स्टक करना, और जब प्रोटॉन जाएगा तो लिविंग ग्रुप भी डिपार्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिक डिफरेंस यही है। तो इसीलिए मैंने लिखा वीक बेस एंड हीट। SN1 में मैंने देखा था कि वहां पे वीक न्यूक्लियोफाइल, उसी तरह यहाँ वीक बेस एंड हीट का सिंबल रहेगा। हीट जो होगा 60 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 भी लिखा रहता है। हीट क्यों है, क्योंकि ये इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, और इंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता है। ठीक है, आगे हम डिटेल करेंगे। अब देखो ये, इसको छाप लो, छाप लिए डिफिनीशन को। अब हम इसको एग्जांपल से समझाएंगे वन बाय वन, कैसे ये इलिमिनेशन E1 कहेंगे, कब हम इसको E2 कहेंगे, कब E1 से भी कहेंगे। तो हम फर्स्ट देखेंगे क्या, E1 का एग्जांपल। ठीक है, ठीक। तो देखो, अगर हम बात करें एग्जाम्पल का, तो हमने बोला 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, तो ले लेते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, यहाँ पे Br अटैच है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने बेस के लिए C2H5 OH एल्कोहल ले लिया, इथेनॉल, और हीट का ये लगा दिया यहाँ 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। क्या बनेगा, सी, ये एल्कीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अगर ये जो रिएक्शन दिया हुआ है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड्स, इसका रिएक्शन हमने करा है वीक बेस। अब यहाँ पे देखो, अगर इसी रिएक्शंस को हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते C2H5OH, हीट का सिंबल नहीं देते, तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनता वो हमारा क्या बन जाता, CH3, CH3, CH3O, C2H5। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, SN1 रिएक्शन हो गया। बात को ध्यान दो,
अगर ये पहचानने का भी होता, अगर ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड्स दिया है या कोई भी हैलाइड्स लगा हुआ है, उसका अगर रिएक्शन इथेनॉल से करा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये क्यों हो गया, वो E1 रिएक्शन होगा। ये कौन सा रिएक्शन होगा, E1, और एल्कीन बना। अगर यही रिएक्शन सेम कंडीशन हीट नहीं दिया है तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि ये SN1 हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, और ये जो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है तो सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो डोमिनेट हो जाता है किस पर, इलिमिनेशन पे। यानी कि ऐसा नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बनेगा, बट यहां पे अगर हीट दे दिया है तो इलिमिनेशन डोमिनेट कर जाता है, सब्स्टिट्यूशन नीचे आ जाता है। हीट नहीं दिया है तो ये डोमिनेट करेगा। आगे हम इसमें डिटेल देखते रहेंगे। अब देखो, जो सब्स्टिट्यूशन का अगर लेक्चर तुमने ध्यान दिया हो तो सेम यहां सेम कंसेप्ट यहां भी लगेगा, ठीक है। इसका की स्टेप क्या है, तो रिएक्शन का की स्टेप देखो, ठीक है। की स्टेप में है, फर्स्ट जो स्टेप है, तो अगर SN1 याद है तो याद करो, इट इज ए टू स्टेप। फर्स्ट स्टेप होगा, इट इज ए टू स्टेप रिएक्शन, इट इज टू स्टेप रिएक्शन, यानी कि ये जो रिएक्शन होगा वो दो स्टेप में कंप्लीट होगा। सेकेंड पॉइंट, रिएक्शन passes through formation of कार्बोकेटाइन। जब रिएक्शन पास करेगा कार्बोकेटाइन से तो थर्ड क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन टेक प्लेस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, रिएक्शन परफॉर्म in the presence of protic polar solvent, polar protic solvent, polar protic solvent। फिफ्थ पॉइंट, reaction occurs in the presence of weak base प्लस हीट। वीक बेस होगा और हीट भी होगा। तो ये जो है फिफ्थ पॉइंट जो है वो, यानी कि 5 जो पॉइंट्स है वो E1 के लिए आपको हमेशा दिमाग में रखना है। यानी टू स्टेप रिएक्शन होगा, रिएक्शन जो होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन के थ्रू जाएगा। अब जब कार्बोकेटाइन बना तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन भी होगा। रिएक्शन परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होगा। और रिएक्शंस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस प्लस हीट, ठीक है। ये जो होता है वो 6 पॉइंट लिख सकते हो। इट इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस, तो ये जो मेन पॉइंट्स है वो आपको दिमाग में रखना है, किसके लिए, E1 के लिए। अगर तुमको SN1 क्लियर है तो इसको समझने में कुछ भी नहीं लगेगा। यानी कि जस्ट कंपेयर है, वहां पे न्यूक्लियोफाइल था और यहाँ पे बेस था। तो बेसिक डिफरेंस ऑफ क्या बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या है मैं बता चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, फिर भी मैं बता देता हूं एक बार
कि अगर बेसिक डिफरेंस देखोगे न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे देखो, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे ये एक्ट इज ए बेस, बट यही जो है अगर टेम्परेचर नहीं है तो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यानी कि अगर ये बेस की तरह काम किया तो ये प्रोटॉन को लेता है, और यदि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो कार्बोकेटाइन बना है उस पर अटैक करेगा। अब देखो क्या होता है इसका मैकेनिज्म, तो हम लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ E1 रिएक्शन। ठीक, तो हेडिंग डालो मैकेनिज्म ऑफ E1 रिएक्शन। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ E1 रिएक्शन, तो फिर से हमने इसको लिख दिया यहाँ पे CH3 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 Br C2H5 और हीट, ये बन रहा था C डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3। ठीक है, अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, तो स्टेप वन की बात करो तो क्या होगा, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। यहाँ पे लिखोगे सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ CBr bonds to form कार्बोकेटाइन। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ CBr bonds to form कार्बोकेटाइन, यानी कि फर्स्ट स्टेप की अगर बात करो तो ये जो है कार्बन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, आयोनाइज होगा, प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये आयोनाइज होकर क्या बनाया है, कार्बोकेटाइन। तो C ठीक है, यानी कि CH3 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 ये बना हमारा क्या, कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो सेल्फ आयोनाइजेशन प्रोसेस हुआ ना, वो क्या है, स्लो होगा कि फास्ट होगा। तो जो सेल्फ आयोनाइजेशन प्रोसेस हुआ, अगर हम पूछें कि क्या ये स्लो होगा कि फास्ट होगा, तो ये सेल्फ यानी कि ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो रहा है, तो कोई स्टेबल से अनस्टेबल में क्या होगा, इजिली तो जाएगा नहीं, यानी जाएगा कैसे, बिना मन का, यानी धीरे धीरे रिएक्शन होगा। तो ये जो स्टेप होता है वो क्या होता है, स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप होने के कारण यही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप होता है सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ CBr बॉन्ड्स टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। ठीक है, सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें तो सेकेंड स्टेप यहां पे लिख सकते हो, स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप 2 में क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन by base to form alkene। ठीक, ये बना। अब सेकेंड स्टेप में ये जो कार्बोकेटाइन बना है तो यहां पे लिख सकते हो ये CH3 CH3। अब देखो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH2H, यानी इसको CH3 को, यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है, कार्बोकेटाइन है।
अब जो बेस लिया गया है क्या, C2H5OH, ये लोन पेयर है इस पर। ये जो लोन पेयर है वो इसको एब्स्ट्रैक्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी कि कुछ इस टाइप से कंडीशन बना। ये हो गया क्या, CH2 CH3 और ये CH3, ये क्या बन गया, एल्कीन। यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन स्लो स्टेप था, रेडिटरमाइनिंग स्टेप था। सेकेंड स्टेप था वो क्या है, फास्ट स्टेप है। क्यों फास्ट स्टेप है, क्यों फास्ट स्टेप है, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन बना है वो क्या अनस्टेबल फॉर्म में, अनस्टेबल फॉर्म में है। तो ये क्या होगा, स्टेबल फॉर्म में जाने के लिए तुरंत रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो तुरंत रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि ये जो रिएक्शन जो होगा वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्या, मैकेनिज्म ऑफ E1 का। अब इसमें की पॉइंट्स जो होगा उसको हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें की पॉइंट्स हो सकते हैं। तो आप हेडिंग डालोगे की पॉइंट्स, ठीक है, तो हम की पॉइंट्स यहां लिख सकते हैं। ठीक, E1 के लिए की पॉइंट्स क्या हो सकता है, तो यहां लिखो की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज स्लो प्रोसेस, therefore it is a rate determining step, RDS। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखोगे यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन depend only on rate of reaction depends only on the concentration of substrate, not on the concentration of बेस। सेकेंड पॉइंट हुआ। तो अगर हम बात करें रेट की, तो जो रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू क्या, के कांस्टेंट ले लिए हम, सबस्ट्रेट यानी कि क्या है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी 1। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन स्लो प्रोसेस, देयरफॉर इट इज ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट ऑफ रिएक्शन केवल डिपेंड करे किस पे, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बेस। यानी हमने इसको लिख दिया रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। और ये यानी कि अगर हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट इंक्रीज करेगा, अगर सबस्ट्रेट अगर बेस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको देखो कैसे समझेंगे, यानी कि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ क्या, अगर हम रेट, अगर आप देखो यहां पे ये रेट हुआ और ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। इसके भी जो ग्राफ हुआ वो लीनियर कुछ मिला हमको, इस टाइप से मिला। ठीक, यानी कि जैसे जैसे कंसंट्रेट बढ़ रहा है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, हमारा रेट भी इंक्रीज कर रहा है। अगर हम एक दूसरा ग्राफ खींचते हैं ये, तो इसके बीच में रेट
और बेस का कंसंट्रेशन लेते हैं, ठीक है। तो बेस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो क्या पाते हैं कि जो रेट जो है वो कांस्टेंट है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि जो हमारा रेट था वो केवल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड किया, बेस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे हमने SN1 में भी देखा था, वहां पे जो रेट था वो ओनली डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमने यही लिखा कि रेट जो होगा ओनली डिपेंड्स करेगा किस पे, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे। अब देखो बेटा क्या है, इवन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इवन रिएक्शन या इलिमिनेशन रिएक्शन की ही हम बात करें तो इवन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि सबस्ट्रेट जो हमारा है सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड की तरफ जा रहा है, सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेचुरेटेड सिंगल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स वीक होता है, सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था वो वीक में कन्वर्ट हो रहा है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए इसीलिए ये जो होता है कुछ एलिवेटेड टेम्परेचर पे होता है, यानी टेम्परेचर 60 to 180 के अराउंड हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं यानी कि हीट दे रहे हैं तो रिएक्शन क्या होगा, इंडोथर्मिक। तो हमने एक पॉइंट में लिखवाया था इट इज ए इंडोथर्मिक प्रोसेस। अब देखो बेटा, हम हीट की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा, हम हीट को क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा, क्योंकि रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ा कि किस सब्स्टिट्यूशन यानी E1 जो है और SN1 एक दूसरे के कंपटीटर है। अगर हमने हीट नहीं दिया तो सब्स्टिट्यूशन होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा। बात को समझो, अगर हमने हीट को नहीं लिखा तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा और एलिमिनेशन नहीं होगा, यानी कि सब्स्टिट्यूशन डोमिनेंट ओवर एलिमिनेशन। लेकिन हमने हीट दे दिया, हीट दे दिया तो फर्स्ट स्टेप में देख रहे थे कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो रहा था, फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, सेकेंड स्टेप में बेस का काम है, वहां पे भी सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का काम है। तो अगर हम बात करें क्यों हीट की रिक्वायरमेंट ही है तो इसको समझना है, आपको लिखना नहीं है अभी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि ये देखो, ये CH3 CH3 ये CH3 CH3, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, प्लस चार्ज हुआ, ठीक है। और प्लस चार्ज है तो अगर हमने मान लो ये जो है CH वीक बेस लिया, CH एल्कोहल ले लो, कोई एल्कोहल जो होता है वो वीक बेस होता है। वीक बेस का कैटेगरी क्या है देखो, तो यहाँ पे तुम कोई भी वीक बेस ले सकते हो, जैसे C2H5 इथेनॉल हो गया, या CH3OH मेथेनॉल हो गया, या वाटर हो गया, ये सब क्या है, वीक बेस है, और ये न्यूक्लियोफाइल भी हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हीट लगा दिया है, हीट लगा दी तब तो ये E1 से जाएगा, अगर हीट नहीं लिया है तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। अगर ये हीट लिया है तो क्या हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन। उस केस में क्या कर रहा है कि देखो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो हीट देने से जो है हाइपर कंजुगेशन का रेट बढ़ गया, यानी ये फटाफट ब्रेक हो रहा है, बन रहा है, ब्रेक हो रहा है, बन रहा है, यानी कि रेट इंक्रीज कर गया हाइपर कंजुगेशन का। और जब रेट इंक्रीज कर गया उस केस में जो वीक बेस होगा ना, तुरंत इस H को लेकर पाई1 का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये है कंसेप्ट हीट का, कि हीट लेने से ये जो बना स्टेबल कार्बोकेटायन, उसका जो हाइपर कंजुगेशन था वो इंक्रीज कर गया, इनहांस कर गया, और जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन बनेगा यानी कि H जल्दी रिलीज होगा H प्लस के फॉर्म में, और H प्लस जितने जल्दी रिलीज होगा तो बेस क्या करेगा, तुरंत इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे वीक बेस भी यूज करोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर वही E2 में जब जाओगे तो वहां पे तुमको स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट पड़ता है। क्यों पड़ता है उसको देखेंगे। तो ये था तुम्हारा क्या, E1 के बारे में कंसेप्ट। इसमें और भी हम देखेंगे कि E1 रिएक्शन जो होता है, ठीक है, इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा, फिर उसका हम फैक्टर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे E1 रिएक्शन का, फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पे चलेंगे। बहुत सारी चीजें अब इसमें है, आइसोटोपिक इफेक्ट देखेंगे,
नेचर ऑफ सॉल्वेंट देखेंगे, नेचर ऑफ बेस देखेंगे, इन सब सारी चीजों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसको यही क्लोज करते हैं, इसको ध्यान से पढ़िए और आगे बढ़िए। ओके, बाय।